गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल अपन ने सॉल्ट तक पढ़ लिया ना। आज नेक्स्ट बात करते हैं एसिड्स और बेस जो है इनको डिफाइन करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आई है ना। इसमें अपन फर्स्ट बात करते हैं आरेनियस थ्योरी। फर्स्ट आरेनियस थ्योरी। देखिए भाई, एसिड और बेस की जो डेफिनेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि एसिड बेस क्या है, इनको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी बताई। उनमें से फर्स्ट है किसकी, आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी गिवन बाय, नाम से आरेनियस, एक बात है, गिवन बाय आरेनियस। कब दी गई, इन 1887। क्लियर है। नेक्स्ट अब देखते हैं आरेनियस ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू आरेनियस, आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है और मैं एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है अपना बीकर है, अपन इसमें वाटर, यानी ये क्या है आपका एक्वस सॉल्यूशन। तो आरेनियस ने कहा कि आप कोई भी सब्सटेंस लें और उसे वाटर में डिसॉल्व करें। अगर कोई सब्सटेंस वाटर में H+ हाइड्रोजन आयन अगर डोनेट करता है, अगर आपको वाटर में H+ आयन गिव करता है, इसका मतलब सब्सटेंस क्या होगा, एसिड। यानी कोई भी सब्सटेंस है अकॉर्डिंग टू आरेनियस, अगर सब्सटेंस H+ गिव द H+ यानी हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक बात है। तो इस सब्सटेंस को अपन किसके नाम से जानेंगे, एसिड, अकॉर्डिंग टू आरेनियस। आरेनियस ने एसिड्स की जो डेफिनेशन दी वो क्या दी है, दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड, ठीक बात है। अगर मान लो कोई सब्सटेंस, अपने पास कोई सब्सटेंस है, अगर वो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन, जो OH- है, इसका जो नेम है क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात किसमें की जाएगी, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में, अगर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसका मतलब आपका जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, बेस। यानी दो सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड बेस। यानी आपको सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए, आरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड और बेस कौन होंगे, जो वाटर में आपके पास, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सब्सटेंस क्या है। आपको कोई भी सब्सटेंस दिया जाए और पूछा जाए कि जो आपको गिवन सब्सटेंस है वो आइडेंटिफाई करना है एसिड है या बेस, और किसके अकॉर्डिंग, आरेनियस के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करें, वाटर लें और उस सब्सटेंस को क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें। अगर वो वाटर में H+ हाइड्रोजन आयन देता है, इसका मतलब तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस क्या होगा, एसिड। अगर मान लो वो सब्सटेंस हाइड्रोक्सिल आयन देता है, इसका मतलब क्या होगा, बेस, ठीक बात है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, एग्जांपल्स की बात करें तो जो आपका HCl है, HCl अगर मैं इसे वाटर में, यानी एक्वस सॉल्यूशन नीचे लिख दूं, इस एक का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन, और ये एक जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका HCl है वो किसमें है, एक्वस सॉल्यूशन में अपन ने डाला, तो ये किसमें टूट जाएगा, H+ और
Cl माइनस। और यह हाइड्रोजन आयन भी आपको कहाँ मिलेगा? उस एक्वस सॉल्यूशन में ही मिलेगा। अगर मैं बात करूं H2SO4, इसको भी अपन ने किसमें डाला? वाटर में। तो ये भी किसमें ब्रेक हो जाएगा? H+, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2, तो 2 अपने क्या मिलेंगे? H+ और आपका SO4 माइनस। ठीक बात है। अगर बात करें CH3COOH, अगर आपने इसको वाटर में डिसोल्व किया है तो ये भी ब्रेक होगा, CH3COO माइनस और H+। अगर नेक्स्ट में बात करूं एग्जांपल्स की तो H2CO3, अपन ने इसके कल नाम की भी बात की है। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड। इसको भी अगर अपन ने वाटर में डिसोल्व किया, H+ और HCO3 माइनस। यानी ये कुछ आरएनएस एसिड्स के एग्जांपल। आरएनएस एसिड, अब ये एग्जांपल उसके। अगर मैं बात करूं आरएनएस बेस की, तो आरएनएस बेस देखिए कौन कौन से होंगे? एग्जांपल आरएनएस बेस NaOH। अगर मैं इसको वाटर में डिसोल्व करूंगा तो यहां से ये ब्रेक हो जाएगा Na+ और OH माइनस। ठीक बात है। यानी ये सब्सटेंस है, अपने को पहले पता नहीं था कि ये सब्सटेंस एसिड है या बेस। अपन ने इसको क्या किया? अकॉर्डिंग टू आरएनएस वाटर में डिसोल्व किया और इसने कौन सा आयन अपने को दिया? OH माइनस। इसका मतलब जो आपको गिवन सब्सटेंस है, एक गिवन कंपाउंड है, इट मींस क्या होगा? बेस होगा। ठीक बात है। अगर और एग्जांपल्स की बात करें तो NH4OH, अगर अमोनियम, नेम क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको अपन वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये भी किसके फॉर्म में? NH4+ और OH माइनस। यानी ये भी वाटर में क्या देगा? OH माइनस आयन। अगर और बात करें CaOH का होल ट्वाइस, अगर मैंने इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca 9 पढ़ा होगा, ये किसका सिंबल है? कैल्शियम का, और OH हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसका देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर मैंने इसको वाटर में डिसोल्व किया तो ये भी Ca+2 और OH माइनस। और कितने बनेंगे? OH देखिए यहाँ पर क्या है? 2, तो ये भी कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2। ठीक बात है। तो ये कुछ आरएनएस बेस के एग्जांपल हैं और ये कुछ आरएनएस एसिड्स के एग्जांपल हैं। तो ये तो बात हुई आरएनएस थ्योरी। अब देखें आरएनएस के बाद में ऐसे भी कुछ सब्सटेंस हैं। कुछ लोग आरएनएस में अपना अच्छा काम किया तो कुछ इसकी टांग खींचने के लिए आ गए। अब कुछ ऐसे भी एसिड्स होते हैं जिनमें H+ है। एक बात तो इस सब्सटेंस ने H+ दिया, आप इनमें किसी में भी देख लें, इन्होंने H+ डोनेट किया है किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब इनके पास H हाइड्रोजन था, तब इन्होंने क्या किया है? H+ डोनेट किया है। ठीक बात है। इनके पास जब हाइड्रोजन था तभी तो इन्होंने H+ दे पाए। इनके पास OH था तभी क्या दे पा रहे हैं? OH माइनस आयन दे पा रहे हैं। लेकिन बट अगर कोई सब्सटेंस ऐसा हो जिसमें H+ ना हो और OH माइनस ना हो तो वो सब्सटेंस भी एसिड और बेस तो है। लेकिन आरएनएस को जब पूछा गया कि भाई ये भी एसिड होता है, AlCl3, ये भी क्या है? एसिड है। अब आरएनएस इसको कहा गया ये भी एसिड है, तू अपनी थ्योरी से इसे एक्सप्लेन कर कि एसिड कैसे है। तो आरएनएस फेल हो गया, यानी ये थ्योरी जो है फेल हो गई कि अगर मान लो किसी में, किसी भी सब्सटेंस में, किसी कंपाउंड में H ना हो या OH ना हो तो H+ कहाँ से देगा। यानी जो आपकी आरएनएस थ्योरी उसकी लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन पहली तो ये है
कि ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड के लिए यूजफुल है, उन्हीं एसिड और बेस के लिए यूजफुल है जिसमें H और OH प्रेजेंट हैं। इनके लिए अगर किसी एसिड और बेस में अगर H और OH माइनस प्रेजेंट नहीं है तो उनके काम में ये नहीं आएगी। इसका मतलब उसके बाद में सेकंड थ्योरी आई, और सेकंड कौन सी? सेकंड थ्योरी आई ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। देखिए भाई, जब आर्हेनियस फेल हो गया उसके बाद में कौन आया? ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, यानी एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड कंसेप्ट कौन सा है? ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट। हाँ भाई, ये जो कंसेप्ट है given by J.N. Bronsted, John Bronsted and Thomas M. Lowry। जो आपका ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट है वो किसके द्वारा गिवन है? जॉन ब्रांस्टेड और थॉमस एम लोरी। ठीक बात है, नाम से पता चल जाएगा। जैसे अपन ने आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा है, वो गिवन कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है? आर्हेनियस के द्वारा। जो ब्रांस्टेड-लोरी है उसमें दो साइंटिस्ट है, जॉन ब्रांस्टेड और थॉमस एम लोरी। ठीक बात है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या एसिड कौन है और बेस कौन है। तो जो ब्रांस्टेड-लोरी है उसने कहा अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट, प्रोटॉन डोनर, according to Bronsted-Lowry, proton donor is called acid and proton acceptor is called base। ब्रांस्टेड-लोरी ने सिंपल सी बात कही कि अगर कोई सब्सटेंस अगर प्रोटॉन डोनेट करता है क्या कहलाएगा? एसिड, और अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या कहलाएगा? बेस। अब बात करें कि सर अगर ये तो पता चल जाएगा कि प्रोटॉन डोनेट करेगा तो एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बेस, पर ये तो पता होना चाहिए कि प्रोटॉन क्या है, व्हाट द प्रोटॉन। इसके बारे में सुने। प्रोटॉन, आप हाइड्रोजन को जानते हैं, 9th तक कुछ पढ़ा होगा। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1। और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी क्या है? 1। यानी एटॉमिक नंबर 1 पे जो आएगा पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर 1 पर जो सब एलिमेंट है वो कौन है? हाइड्रोजन। और इसका एटॉमिक मास भी कितना है? 1। देखिए भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1। अब देखिए इसके अलावा इसका एटॉमिक मास कितना है? 1। अब अपने को बात करना है कि आपने 9th तक कुछ पढ़ा भी होगा कि कोई भी एटम है वो एटम 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई भी एटम है उसमें कौन कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए हाइड्रोजन में भी ऐसा ही कुछ होगा, सही बात है। तो अब देखिए अपने पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन जो है आपको ये भी निकालना आता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ध्यान से सुनिए, प्रोटॉन की बात करें तो आपको पता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर। ऑलवेज आपको ये रिलेशन याद रखना है कि किसी भी एटम में प्रोटॉन की जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर। तो ध्यान से सुनिए,
एटॉमिक नंबर इसका कितना है 1, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 1। ठीक बात है। अब देखें सेकंड रिलेशन, अगर मान लो एटम कैसा है न्यूट्रल, एटम कैसा है न्यूट्रल, तो उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो भी किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। यानी अगर ये बात तो यहाँ तक वाली जो बात है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल एटॉमिक नंबर, ये तो ऑलवेज है, चाहे एटम न्यूट्रल हो चाहे एटम चार्ज हो। लेकिन अगर मान लो एटम न्यूट्रल है तब इलेक्ट्रॉन भी किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। तो यहाँ आप हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन जो है न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1। अगर मैं n की बात करूं न्यूट्रॉन, तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है 9th में A = P + n, यानी जो आपका एटॉमिक मास है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ से n क्या आ जाएगा, P इक्वल के इस साइड तो A - P, A कितना है आप सबको दिख रहा है, A की जो वैल्यू 1 है, P भी कितना है 1, इसका मतलब न्यूट्रॉन क्या है 0। यानी जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम किन किन से मिलकर बना है, कोई भी एटम है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है हाइड्रोजन के पास 1, प्रोटॉन कितना है 1 और न्यूट्रॉन कितना है 0। यानी एक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। अब देखें, अगर मैं, आप सबने ये भी पढ़ा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी अगर एटम में प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और उनको अपन बाहर, एटम से बाहर नहीं निकाल सकते। एटम से जाता कौन है, इलेक्ट्रॉन। एटम है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यूज करता है या फिर गेन करता है। और आपने समझे 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसमें कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। तो एक बात तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दूं तो आपका एक इलेक्ट्रॉन हटा दें हाइड्रोजन से, एक ही था तो इसके पास 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक बात। इसका मतलब अब इसके पास सिर्फ कौन बचा है, एक प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन बचा है। यानी टोटली ये H+ ही क्या है आपका प्रोटॉन। समझ में आ गई बात कि अगर मैं हाइड्रोजन के पास 2 ही चीजें हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर मैं इस 1 इलेक्ट्रॉन को भी अगर लूज कर दूं तो जो बचेगा वो कौन बचेगा, सिर्फ प्रोटॉन, ओनली बचेगा कौन, प्रोटॉन। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन क्या है, अपन H+ को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉन। ठीक बात। अब देखें, अगर आपको कहीं लगता है कि अगर H+ जो भी डोनर होगा वो तो क्या कहलाएगा, एसिड, और H+ को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस। जैसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए भाई, H2 + NH3, NH4 + OH-। आपके सामने ये रिएक्शन दी है, आपको डिफाइन करना है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। जो आपको ये सब्सटेंस है वो प्रोडक्ट है, उनकी बात बाद में करेंगे, पहले रिएक्टेंट्स की बात करते हैं। जो आपके पास रिएक्टेंट है इन दोनों की बात करते हैं, इनमें से एसिड कौन है और बेस कौन है। आप देखिए कि जो NH3 है उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, NH4+। मुझे एक बात बताएं, NH3 से NH4+ बन रहा है, इसका मतलब इसने एक H+ को क्या किया है, ऐड किया है। ठीक बात। अगर ये H+ लेगा तो एक बात तो अब हाइड्रोजन की जो काउंटिंग है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। पहले 3 था, इसने एक H छोड़ दिया, उसमें 4, और उस H पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। यानी जो आपका अमोनिया है, NH3 का जो नेम है वो क्या होता है, अमोनिया। तो जो NH3 है ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन H+ के ऊपर ने क्या कहा था, प्रोटॉन, इसने क्या किया है, NH3 ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। एक चीज देखें, ये बनेगा NH4+ बन रहा है, कब बनेगा, जब आप NH3 में एक H+ ऐड करेंगे। यानी NH4 जो इसने बनाया है वो एक H+ लिया है, यानी एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है अपन उसको क्या कहेंगे, बेस। ये इस एग्जांपल में ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक बात है, प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाएगा, बेस। अब देखिए यहां से जो H2 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, OH-। H2 इस प्रकार से था। अब देखिए जब ये टूटेगा, मैंने पहले भी 9th में भी आपको बता रखा होगा, जो यहाँ इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, बाकी स्टूडेंट को भी कुछ पता होगा कि जो आपका बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, वो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। और बॉन्ड कैसा है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। अगर ये जो सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें किसका है, ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, हाइड्रोजन का। जब ये आप जानते हैं वो जो होता है ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीजन वो क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यानी आपका जो ऑक्सीजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम से ज्यादा पावरफुल होता है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो ध्यान से सुने। अब एक बात, वो दोनों में से पावरफुल कौन है, ऑक्सीजन पावरफुल है। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, O की तरफ शिफ्ट होंगे। तो एक तो इसका खुद का है, तो इसने कोई गेन नहीं किया, और एक इस हाइड्रोजन का है, और ये किसके पास आ रहा है, ऑक्सीजन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इसके पास क्या बच गया, OH- बन गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खोया है, नहीं खोया, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन खोया, इसका मतलब वो क्या हो गया, H+। और अब एक बात बताओ, कंटेनर में दोनों थे, एक कंटेनर था अपने पास, उसमें NH3 भी था और H2 भी था। जो प्रोडक्ट बने वो ये बने। इसका मतलब NH3 ने H+ लिया है, किससे तो लिया हो, और लिया किससे है, H2 से। H2 ने क्या किया है, H+ डोनेट किया है। और ये H+ जो आपका है प्रोटॉन, वो NH3 ने क्या किया है, एक्सेप्ट। NH3 तो क्या बना लिया, NH4+, और आपका H2 जो किसमें कन्वर्ट हो गया, OH-। इसका मतलब इसने क्या किया, प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एसिड। इसको अपन क्या कहेंगे, एसिड। ठीक बात समझ में आ गई। ब्रांचटेड क्लोरीन की सिंपल सी बात कहिए, अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, एसिड। और अगर कोई सब्सटेंस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, बेस। ठीक बात है। अब देखिए एग्जांपल है, मैंने समझ लिया H2 और NH3 अपने पास एक कंटेनर में मैंने डाले, इनसे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, NH4+ और OH-। इसका मतलब इस NH3 ने एक H+ लिया है, तभी तो NH4+ बनाया होगा। तो एक बात और, इसने H+ लिया है। अब कंटेनर में दो ही कंपाउंड है, आपका NH3 और H2। इसने किसी ना किसी से तो H+ लिया होगा, तो किससे लिया है, H2 से। ठीक बात है, यहाँ से लिया, इसका मतलब इसने इसको प्रोटॉन डोनेट किया है। इसने डोनेट किया, ये क्या कहलाएगा, एसिड। और इसको क्या कहेंगे, बेस, क्योंकि इसने क्या किया है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। अब देखें इसमें छोटा सा कंसेप्ट और भी है, जो इससे रिजल्ट आ रहा है अपने पास, जो बन रहे हैं उनको भी अपन नाम। जो आपका H2 है, ये एसिड था, एसिड से जो बन रहा है उसको अपन कहेंगे कॉन्जुगेट बेस। क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। आपका जो बेस है उससे जो बन रहा है उसे क्या कहेंगे,
कॉन्जुगेट एसिड। ऐसा क्यों? देखिए अब OH माइनस है, रिवर्सिबल मैंने साइन लगाया, इसका मतलब रिएक्शन इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, दोनों साइड रिएक्शन पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए, अब ये दोनों कंटेनर में बने हैं, तो अब वापस OH क्या करेगा, OH जो माइनस है इससे H+ ले सकता है, ले सकता है, इसके पास तो साइड खाली है H+ की, तो ये वापस इससे H+ ले सकता है। तो आपको एक बात तो, अगर H+ इससे एक्सेप्ट कर सकता है, H+ मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या कराएगा, बेस, और वो कौन सा बेस, कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ ये क्या कर रहा है, NH4+ वापस H+ इसको डोनेट कर रहा है, ये क्या कराएगा, एसिड तो होगा, क्योंकि आपका प्रोटॉन डोनेट क्या कहलाएगा, एसिड, और लेकिन कौन सा एसिड होगा, कॉन्जुगेट एसिड। अब देखें जो आपका H2O है और OH माइनस, इसको क्या कहेंगे, H2O क्या है, एसिड, और OH माइनस क्या है, कॉन्जुगेट बेस। यानी जो ये पेयर है, ये पेयर है, इसका नाम क्या होगा, एसिड कॉन्जुगेट बेस। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कहें कि आप एसिड, कोई भी जैसे एग्जांपल देगा, अपन इससे आगे एग्जांपल की बात करेंगे, उसमें अगर क्वेश्चन आए कि एसिड और कॉन्जुगेट बेस का पेयर कौन सा होगा, तो आप लिख सकते हैं एसिड ये है और बेस कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, OH, तो ये इसका पेयर। अगर मैं बात करूं इसकी NH3 और NH4+, इस पेयर को क्या कहेंगे, NH3 क्या है, बेस, और ये क्या है, NH4+, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक बात है। अब देखिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसमें। आपको मैंने एक रिएक्शन दी है HCl+ H2, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है Cl- + H3O+। आपको मैंने एक रिएक्शन दी है, आपको राइट करना है, क्या राइट करना है, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर एंड बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। आपको ये दोनों पेयर बनाने हैं, यानी आपको इस रिएक्शन में पता करना है कि कौन एसिड होगा, कौन बेस, और कौन कॉन्जुगेट एसिड होगा और कौन कॉन्जुगेट बेस। सिंपल सी बात है, रिएक्शन अपन करवा रहे हैं, ध्यान से देखें, HCl और H2, पहले इनकी बात करेंगे, एसिड और बेस कौन है। तो देखें HCl से क्या बन रहा है, Cl- का फॉर्मेशन हो रहा है, HCl से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, Cl-। इट मींस जो आपका HCl है वो ब्रेक हुआ होगा H+ और Cl-, H+ एंड Cl- में ब्रेक हुआ होगा। तो ध्यान से सुने, इसने ये बना। अब देखिए H2 से क्या बन रहा है, H3O+, मींस कि इस H2O ने H+ को ऐड किया है। H+ मींस क्या है, प्रोटॉन। अपन अभी बात कर चुके हैं कि H+ आपका जो प्रोटॉन होता है वो कौन होता है, H+। ध्यान से सुने, आपका जो H2O है वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, H3O+। इट मींस इसने एक प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तभी तो यहाँ 2 हाइड्रोजन थी, अब कितनी हो गई, एक करेगा तो 3, और जो प्लस का साइन है वो प्लस का साइन। अब देखिए H2O ने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है,
और अभी अपन ने बात की है ब्रांस्टेड और लोरी कंसेप्ट से कि जो आपका कोई भी सब्सटेंस है और अगर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, बेस। तो जो आपका ये वाला H2 है वो तो क्या होगा इस रिएक्शन में, बेस। इसने एक्सेप्ट किया है प्रोटॉन, इसका मतलब जो कंटेनर में दूसरा कंपाउंड प्रेजेंट है उसने H+ डोनेट किया तभी तो इसने एक्सेप्ट किया है। तो अब यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा कि HCl सिर्फ Cl- में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इस HCl ने H+ को क्या किया है, अपने से बाहर निकाला है और डोनेट किया है, और यही H+ कहाँ गया है, इस H2 के पास गया है। इसका मतलब इस H2O को प्रोटॉन किसने डोनेट किया है, HCl ने किया। तो HCl आपका क्या कहलाएगा, एसिड। HCl क्या कहलाएगा, एसिड। ठीक बात है। अब आए आगे कॉन्जुगेट एसिड। मैंने अभी आपको बताया अगर कोई एसिड है और जो एसिड से जिसका फॉर्मेशन हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस। उल्टा करना है, सीधा सा मतलब है, देखें समझ भी सकते हैं इस चीज को। अपन समझना कैसे है, Cl- अगर मैं इसको H+ दूंगा, ये यहाँ से H+ ले सकता है वापस और वापस H+ लेगा तो HCl का फॉर्मेशन करेगा। H+ मींस अगर यहाँ से वापस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहलाता है, बेस। तो बेस और कौन सा होगा, कॉन्जुगेट। अब देखिए बेस था, जो बेस है उससे कौन बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक बात, क्यों बनेगा, आपको सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, बेस है ये, इससे बेस से इसका फॉर्मेशन H2 से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, H3O+। एक बात कहो, अगर इन दोनों को अपन कंटेनर में रखेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। मान लो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसका मतलब इनसे ये भी बन रहा है या नहीं। रिवर्सिबल का मतलब है अगर एक बार तो रिएक्टेंट ये है, इनसे प्रोडक्ट ये बन रहा है, अब रिएक्टेंट ये होंगे, उनसे प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो ध्यान से देखें, इससे H3 से ये H3 वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2। इसका मतलब इसने उस H+ को क्या किया है, डोनेट, और प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता है, एसिड। पर ये कौन सा होगा, कॉन्जुगेट, क्योंकि ये एक बार पहले बन चुका, इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। क्लियर है। इस एग्जांपल अब पेयर देख लेते हैं जो आपको पूछा गया है, उसका आंसर क्या होगा, एसिड कौन है, HCl, एसिड कौन है, HCl, और कॉन्जुगेट बेस कौन है, Cl-। ठीक बात। अगर मैं बात करूं बेस कॉन्जुगेट एसिड, तो बेस कौन है, H2, और कॉन्जुगेट एसिड कौन है, H3O+। क्या बात सबको समझ में आ गई। अपने पास सिंपल सी बात है, अगर कोई पूछे तो आपको रिएक्शन देगा कंप्लीट, ऐसा देगा, आपको सिर्फ देखना है कि किससे H+ डोनेट कर रहा है कौन, और कौन H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, मींस कौन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और कौन प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और सिंपल सी लाइन तो याद रहेगी कि जो आपका प्रोटॉन डोनर है वो तो क्या कहलाएंगे, एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या कहलाएंगे, बेस। नेक्स्ट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से आए, CH3 COOH, इनके आपको क्या बनाना है, फॉर्मेशन है कॉन्जुगेट। आपको सबको पता है कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड और जो CH3COOH है वो एसिटिक एसिड है, यानी आपको बताया गया है कि ये दोनों क्या है, एसिड, और आपको पता भी चल रहा है कि अपने एसिड के एग्जांपल में लिखा है दोनों, तो एसिड है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इनके जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन से होंगे, अगर आपको फॉर्मेशन करना है कॉन्जुगेट बेस का, तो आपको सबको पता है कॉन्जुगेट एसिड से बनता है, एसिड से ही क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और कब बनेगा, जब अपन उसे प्रोटॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, डोनेट कर देंगे, इससे क्या बनेगा,
HCO3 माइनस। ये क्या है इसका कॉन्जुगेट बेस। यहां से कॉन्जुगेट बेस क्या होगा CH3COO माइनस। ये इसका क्या होगा कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये भी पूछे कि इनका आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है, फॉर्मेशन द कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों ये एसिड है और इनसे अगर आप H+ रिलीज कर देंगे, प्रोटॉन रिलीज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएंगे, किसकी फॉर्म में आ जाएंगे, कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में आ जाएंगे। हाँ भाई, अब एक कंसेप्ट होगा आपका, 2 कंसेप्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है लुईस कंसेप्ट। थर्ड कौन सा है, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए अगला जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, लुईस कंसेप्ट। और ये नाम से गिवन बाय लुईस इन 1923। जो आपका लुईस कंसेप्ट है वो लुईस के द्वारा दिया गया है। और कब दिया गया है, 1923। देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लेकिन अभी अपन ने ब्रांचटेड लोरी जो पढ़ा था, अपन ने उसमें 2 चीजें बात की थी। वहां भी था डोनर और एक्सेप्टर, और वहां क्या था, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। और जो प्रोटॉन डोनर था वहां क्या कहला रहा था, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या कहला रहा था, बेस। ठीक बात है। अब यहां पर डोनर और एक्सेप्टर तो दोनों है, पर यहां प्रोटॉन की जगह कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखें, पहले इलेक्ट्रॉन पेयर को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ना करें। नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर, या इसी को कहते हैं लोन पेयर। इसी को क्या कहेंगे, लोन पेयर। अब देखिए, छोटा सा चेंजेस है। प्रोटॉन डोनर क्या कहलाता था, एसिड। अब उल्टा करना है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है वो क्या कहलाएगा, बेस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, यहां पर एक्सेप्टर क्या कहलाता था, बेस। तो यहां कौन, एसिड। सिंपल सी बात करिए, अकॉर्डिंग टू लुईस, दो सब्सटेंस which accept the electron pair is called acid, and those substance which donate electron pair is called base। जैसे मैं बात करूं एक एग्जांपल की, BF3 प्लस NH3। अब देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर प्रेजेंट होगा। एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, वही एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान से सुने, इन दोनों की पहले बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
5। 9 पे पढ़ा होगा कि जो आपका नाइट्रोजन है उसमें नंबर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो एलिमेंट है या एटम है वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट सेल में उसको कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे 8। ऑक्टेट रूल पढ़ा है कि स्टेबल होने के लिए इसको क्या करना है या तो ये लूज करके करे या गेन करके करे। इसको अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तभी एटम क्या होगा स्टेबल। अब 8 करने के लिए इसके पास 5 तो पहले ही, अब ये 3 और गेन करें या तो एक बात सुने तभी 8 हो गए। या इसके अलावा ये दूसरा काम भी कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करें। इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप का मतलब ऐसे एटम या ऐसे कंपाउंड से बॉन्डिंग करे, ऐसे एटम से बॉन्डिंग करे जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कमी है और उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनके बीच में क्या होगी पार्टनरशिप। हाइड्रोजन की मैं बात करूं, हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन इसके पास एक प्रेजेंट है एक। और आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं वी नो दैट जो फर्स्ट सेल आपका है, फर्स्ट सेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 आ सकते हैं, है नहीं। यानी जो आपका हाइड्रोजन है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसकी स्टेबिलिटी जो आपका फर्स्ट सेल है उसको कंप्लीट करने से हो जाएगी, यानी 2 से कंप्लीट हो जाती है। तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके किसके पास आएगा नाइट्रोजन के पास। तो देखिए ध्यान से सुने, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। ऐसे एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इसके साथ शेयरिंग, और एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग। अब नाइट्रोजन के देखो 2 4 6 और 2 8, और हाइड्रोजन के भी 2 2 कंप्लीट है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखें जो नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन थे, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने क्या किए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो बच रहे हैं उन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये क्या कहलाता है इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं बात करूं BF3, बोरोन को जानते हैं सब, बना कैसे है। जो बोरोन है वो आपकी पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर का एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 5, और 5 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 5। तो एक बार सुने 1s2 2s2 2p1, इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा सेकंड, और सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 और 1, 2 + 1 कितने 3। ये बोरोन का न्यूक्लियस, और इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3, दिख रहा है। सेकंड इसका आउटर मोस्ट, फर्स्ट सेल तो कंप्लीट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं फर्स्ट में और वो कंप्लीट। इसके बाद में आपका सेकंड सेल, और सेकंड में कितने हैं 2 + 1 3, अपने 3 को लिख दिया। अब इसके पास कमी कितनी है, डेफिशिएंसी कितनी है 5 की कमी है, इसको 8 करना है, अपने सेकंड में 8 आ सकता है। सेकंड जो आपका सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, उसको ये डेफिशिएंसी कंप्लीट करनी है। तो ये क्या करेगा फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग, 3 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्डिंग, 3 के साथ बॉन्डिंग करने के बाद भी इसके पास टोटल कितने हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन 2 4 6, कितने हो रहे हैं 6। अभी भी कितने की कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब ये और बॉन्डिंग तो कर नहीं सकता क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसके मतलब इसके पास डेफिशिएंसी है, तभी ये इलेक्ट्रॉन आ सकता। अब देखें होगा क्या, बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और आपके नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये डेफिशिएंसी कंप्लीट करने के लिए बोरोन इससे रिक्वेस्ट करेगा BF3 से कि ये जो तेरे पास इलेक्ट्रॉन है तू इनको शेयर कर ले अपने दोनों के बीच में।
BF3 NH3। अब देखें इन्होंने बॉन्डिंग की है और सिंगल बॉन्ड बना है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं सिंगल बॉन्ड जब भी बनता है। बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? इस नाइट्रोजन। जब भी इनसे कोई पूछेगा, वैसे तो अब इनके बीच बॉन्डिंग बन गई और बॉन्ड बनने के बाद अगर BF3 को कोई पूछेगा कि तेरे 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तेरा ऑक्टेट कंप्लीट कहाँ है, तो कह देगा 6 तो ये पहले थे ही और मैंने इसके साथ बॉन्डिंग के लिए मेरे को 2 और मिल चुके हैं। जैसे ही नाइट्रोजन के पास कोई आएगा, तेरे ऑक्टेट 6 तो ये थे, इसके पास तो पहले से 8 है, तो इसने तो सिर्फ इनको शेयर किया तो ये इसके भी है। अब देखें इस बॉन्ड में, ये तो सिंगल बॉन्ड है, अगर दोनों की शेयरिंग से बनता है, मैंने कहा था अगर कोई बॉन्ड दोनों एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन किसका है? बी का, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? ए का, और इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। इस बॉन्ड को तो क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, पढ़ा है आपने 9th में। और इसमें इस बॉन्ड में क्या हुआ है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन ने दिए, इसका मतलब अपन एरो इस साइड लगाएंगे कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं? नाइट्रोजन। और इस टाइप का बॉन्ड के अगर दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक ही एटम के द्वारा दिए जाएंगे, इस वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या होगा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक बात है। अब ये बन चुका है। अब आप देखना है, आपको डिसाइड करना है कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। आप एक चीज देखें, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने इलेक्ट्रॉन, इसको देखना है प्रोडक्ट में आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, एरो लगा हुआ है, बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेशन। और आपने माइंड में पढ़ा है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन सा होता है कि अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो एक ही एटम के द्वारा दिए जा रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड कौन सा बनेगा? वहां इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इट मींस N ने दिए नाइट्रोजन, इस NH3 ने दिए। अब एक बार तो एरो ऊपर किस साइड रहेगी? ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं? इस नाइट्रोजन से आ रहे हैं। इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है? डोनेट किया है इसको, BF3 को। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा, उसको अपन क्या कहेंगे? बेस। तो यहाँ पर NH3 तो क्या होगा? बेस, अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट। अब मुझे एक बात बताएं, इसमें आपको दिख रहा है कि BF3 ने इससे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ये क्या कहलाएगा? एसिड। ठीक बात है। कभी भी लुईस कंसेप्ट में सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर क्या कहलाएगा? बेस, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहलाएगा? एसिड। आपको यहाँ अच्छे से देखना है, इसमें दिखा है प्रोडक्ट में कि यहाँ से इस NH3 ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास था, इसको लोन पेयर भी कह सकते हैं क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये इस BF3 को ये डोनेट करेगा। तो डोनेट कौन कर रहा है? NH3। और डोनर क्या कहलाएगा? बेस। तो अपन ने NH3 को क्या कहा है? बेस। एक्सेप्ट कौन कर रहा है? BF3। तो BF3 को अपन क्या कहेंगे? एसिड। क्लियर है? इसी के साथ अपने पास 2 चीजें कि लुईस एसिड कौन होंगे और लुईस बेस कौन होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है लुईस एसिड की कि आपका ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो, यानी मैं सीधा सा लिख सकता हूं लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो स्पीसीज क्या कहलाएंगे? लुईस एसिड। एग्जांपल की बात करें BF3, BH3, AlCl3, यहां भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। लुईस बेस कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होगा, यानी मोर
हैविंग इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज्यादा, वो क्या कहलाएंगी लुईस बेस, वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी लुईस बेस। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी वो क्या कहलाएंगी लुईस एसिड। अगर मैं एग्जांपल से बात करूं हो गए, इसमें एक तो जो लोन पेयर वाली है, लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर है वो स्पीसीज क्या होगी लुईस बेस। जैसे आप बात करें H2O में भी ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी क्या होगी लुईस बेस। और NH3 के पास भी क्या है एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ये भी क्या होगा लुईस बेस। इसके अलावा नेगेटिव चार्ज स्पीसीज Cl-, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये भी क्या होगी लुईस बेस। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज और जो लोन पेयर हैविंग लोन पेयर स्पीसीज क्या कहलाएंगी लुईस बेस। और यहाँ पर जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी वो क्या कहलाएंगी लुईस एसिड। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल ये भी दिया हुआ है Mg+2 Na+। मैं आपको बता दूं ये दोनों आपके एग्जांपल बुक में दिया हुआ है लुईस एसिड में, ये एग्जांपल Mg+2 Na+, पर ये वाले दोनों लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनका जो ऑक्टेट है वो क्या है कंप्लीट है, इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इसने Mg के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा डोनेट करके इस पे प्लस आ जाएगा। अब जो इसका सेकंड सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट होने के कारण इसका क्या होगा ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में जो थर्ड होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो उसके सेकंड में कितने बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, और वो भी क्या होगा ये इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंपाउंड या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज नहीं होती। ठीक बात है। आगे अपन बात करेंगे जो इसके यूजेस हैं या इनके जो प्रॉपर्टी वगैरह है अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।